प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1576 बैटल ऑफ फ्यूइंग। अगले दिन झंग यी पहली बार फ्यूइंग आर्मी के ट्रेनिंग एकेडमी में आया। उसके अराइवल की तैयारी के लिए बैली चेंकिंग और मां वेंजिंग ने पूरी टियांगो टीम और 30 ट्रेनीज को एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़ा कर दिया। सुबह एक सिल्वर ग्रे स्नोमोबाइल एकेडमी में पहुंची। झंग यी और यांग जिंगसिन उसमें से उतरे। उन्हें देखते ही सभी लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। जोंग यी की आइज को देखकर सबकी निगाहों में क्लियरली लॉन्गिंग और रिस्पेक्ट दिख रही थी। यहां तक कि वो लोग जो पहले झंग यी को जानते थे, उन्होंने भी मां वेंजिंग की ट्रेनिंग के बाद उसके लिए अपनी फीलिंग्स में बड़ा बदलाव महसूस किया। सबकी आंखों में लिखा था, रिस्पेक्ट हिम लाइक अ गॉड। झंग यी ये देखकर बहुत सैटिस्फाइड हुआ। उसे चाहिए था एक ऐसी एलियन आर्मी जो पूरी तरह से उसी के लिए लॉयल हो, जो क्रिटिकल मोमेंट पर बिना हेजिटेशन उसके लिए जान दे सके। मां वेंजिंग ने अपना दाया हाथ सीने पर रखा और जोर से चिल्लाया, फॉर द हाईएस्ट ग्लोरी। उनके पीछे खड़े सारे स्टूडेंट्स, जिनमें बैली चेंकिंग भी शामिल था, एक साथ वही जेस्चर रिपीट किया और जोर से बोले, फॉर द हाईएस्ट ग्लोरी। झंग यी ने थोड़ा आईब्रो रेज किया। यह सीन उसे कहीं ना कहीं जाना पहचाना लगा। यांग जिंगसिन ने पहले से उसे इस बारे में बताया हुआ था, तो झंग यी ने अपना दाया हाथ ऊपर उठाया और कहा, तुम सबने मेहनत की है। बैली चेंकिंग आगे आया और बोला, योर एक्सीलेंसी, फ्यूइंग फोर्स की 101वीं ट्रेनिंग क्लास 30 स्टूडेंट्स रेडी है, कृपया इंस्ट्रक्शंस दें। झंग यी की नजर सब पर गई। कुछ लोग जान पहचान के थे और कुछ अनफेमिलियर फेसेस भी थे। उसने कहा, चलो अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाओ। उसने फॉर्मल तरीके से बात नहीं की, बस सीधे सीधे कहा। फिर शुरू हुआ उनका परफॉर्मेंस। पहले बेसिक ट्रेनिंग दिखाया गया, जैसे ऑब्स्टिकल रेस, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। झंग यी ने एलियन स्पेस से एक आरामदायक सोफा निकाला, जमीन पर रखा और यांग जिंगसिन के साथ आराम से बैठकर परफॉर्मेंस देखने लगा। बैली चेंकिंग ने इन ट्रेनीज को 1 महीने में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी थी। झंग यी खुद भी एक्सपर्ट था और वो ये इंप्रूवमेंट देखकर समझ गया कि प्रोग्रेस सही डायरेक्शन में है। लेकिन एलियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर पावर्स का यूज। झंग यी ने बैली चेंकिंग को बुलाया और कहा, ये ड्राई परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होगा। इन्हें आपस में फाइट करने दो, डरो मत। अगर कोई गंभीर रूप से घायल भी हो जाए तो मैं यही हूं, उन्हें जल्दी ठीक करवा दूंगा। असली कॉम्बैट ही असली ट्रेनिंग है। बैली चेंकिंग ने तुरंत सब ऑर्गेनाइज किया। तुम और तुम एक ग्रुप में लड़ो, जान लगाने की कोशिश करो। तुम ऑक्सिलरी हो तो 2-2 की जोड़ी बनाकर कॉम्बैट एलियंस से लड़ो। मेडिकल टीम रेडी रहो। ट्रेनिंग ग्राउंड काफी बड़ा था और जल्द ही सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होकर फाइट शुरू हो गई। झंग यी ने स्नैक्स निकाले और आराम से यांग जिंगसिन के साथ बैठकर फाइट्स देखने लगा। उसकी नजर 3 खास लोगों पर थी, एक्सायो होंगलियन, जिंग टियान और लिu देह। ये तीनों पहले से तियानहाई सिटी के एक्सपीरियंस्ड लोग थे। पहले इनकी एबिलिटी सिर्फ 5000 से 6000 पॉइंट्स थी, क्योंकि झंग यी ने जानबूझकर उनकी ग्रोथ को सप्रेस किया था। अब प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज के साथ ये लोग तेजी से इंप्रूव कर रहे थे। एक्सायो होंगलियन का अपोनेंट था एक ऐसा एलियन जो अर्थ और स्टोन को कंट्रोल कर सकता था। उसने जमीन को हिला दिया, जिससे एक्सायो होंगलियन का बैलेंस बिगड़ गया। जमीन फट गई और उसके नीचे बड़ा सा क्रैक खुल गया। तभी उस एलियन ने गन निकाली और फायर किया। एक्सायो होंगलियन तुरंत लुढ़ककर साइड में गई और उसके हाथ में रेड लावा जैसे मार्क्स आए। उसने जमीन में एनर्जी डाली और उसके सामने जमीन से अचानक मैग्मा निकलने लगा, सीधा उस एलियन की तरफ। एलियन डर के मारे चीख पड़ा और उसका लोअर बॉडी आग में जल गया। मेडिकल टीम दौड़ी, पर इतनी ठंड में आग बुझाना भी मुश्किल था। एक्सायो होंगलियन ने हाथ बढ़ाया और सारी आग को अपने हाथ में खींच लिया। फिर मुट्ठी बांधकर झंग यी की तरफ प्राउड एक्सप्रेशन से देखा। झंग यी ने सिर हिलाया, वेरी गुड। यांग जिंगसिन बोली, अगर सही ट्रेनिंग मिले तो ये कैप्टन लेवल एलियन बन सकती है। झंग यी ने अग्री किया। एक्सायो होंगलियन स्मार्ट थी और अपनी पावर्स का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करती थी। दूसरी तरफ लिu देह भी काफी स्ट्रांग था। उसका पावर उसे फिशमैन में ट्रांसफॉर्म करने का था।
इससे उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई हो जाता है, और सी में तो और भी ज्यादा। जिंग टियान का इंडिविजुअल कॉम्बैट थोड़ा एवरेज था, पर उसकी ओवरऑल सपोर्ट एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, और यही उसकी स्ट्रेंथ थी। चैप्टर 1577, टेस्टिंग लॉयल्टी। जिंग टियान का अपोनेंट था एक लड़का जिसके बाल बिखरे हुए थे, दिखने में नॉर्मल सा, लेकिन वो एक रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन था। झंग यी ने एक नजर में ही समझ लिया कि उसका एबिलिटी बेसिक था, थोड़ी स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंस बढ़ा सकता था। रीइंफोर्समेंट एलियंस में ये बहुत कॉमन होता है। उस लड़के की फाइटिंग स्टाइल भी स्टेडी थी, लेकिन जिंग टियान ने आज बहुत ज्यादा जोश में लड़ाई की, शायद इसलिए क्योंकि वो किंगपू बेस का लीडर रहा है और झंग यी के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहता था। उसके हाथ में 2 बड़े चॉपिंग एक्सेस थे, किसी देवता जैसे दिख रहा था जो मैदान में उतरा हो। अकेला लड़ रहा था, लेकिन उसकी एनर्जी में बहुत ताकत थी। लेकिन झंग यी की नजर ज्यादा देर तक जिंग टियान पर नहीं टिकी। उसकी नजर रुअन पेंग, जिंग टियान का अपोनेंट, पर थी। धीरे धीरे झंग यी की आंखों में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दिखने लगा। उसने बैली चेंकिंग को इशारा किया। वो लड़का कौन है? झंग यी ने पूछा। बैली ने कहा, रुअन पेंग, किंगपू बेस से है। उसका कोई बैकग्राउंड या पर्सनल इन्फो है? झंग ने पूछा। बैली ने सिर हिलाया। नहीं सर, दुनिया खत्म होने के बाद से सबका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। केओस एवरीवेयर। झंग यी ने हल्की सी मुस्कान दी। वो समझ गया कि रुअन पिंग एक ऐसा लड़का है जो ना ज्यादा स्ट्रांग है, ना ही वीक, बस बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। लेकिन झंग को यही सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे क्लास में 100 या 0 लेने वाले स्टूडेंट्स नोटिस किए जाते हैं, वैसे ही 60/60 स्कोर करने वाले भी इंटरेस्टिंग होते हैं। झंग यी खुद डिस्गाइज करने में माहिर है। वो जानता है कि रुअन पिंग भी अपना असली स्ट्रेंथ छुपा रहा है। झंग ने यांग जिंगसन से कहा, हमने जो लॉयल्टी टेस्ट डिस्कस किया था, अब टाइम आ गया है उसे स्टार्ट करने का। जिंगसन ने चुपचाप सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद फाइट खत्म हो गई। जिंग टियान ने रुअन पिंग को हरा दिया। वो एक्स लेकर सीना चौड़ा करके झंग यी की तरफ विजयी स्माइल के साथ देखा। झंग यी ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर रुअन पिंग पर टिकी रही, जो सिर्फ थोड़ा सा घायल हुआ था। झंग यी ने सबको देखकर कहा, वेरी गुड, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी। तुम लोगों ने एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम के लेवल तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता है, और एलीट एलियन से तो तुम लोग अभी बहुत पीछे हो। फिर उसने कहा, अब 3rd स्टेज शुरू करते हैं। इसका नाम है इंक्वायरी। सभी ट्रेनीज ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। झंग यी ने कहा, मेरे लोग मुझे 100% लॉयल होने चाहिए। अगर किसी के मन में कोई डाउट या गलत भावना है तो वो अनएक्सेप्टेबल है। मैं समझता हूं हर कोई यहां मेरी सिक्योरिटी या पावर के लिए आया है, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंडीशन है, कोई भी मुझे या तियानहाई सिटी को हार्म करने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही कुछ लोगों के चेहरों पर टेंशन साफ दिखा। कुछ फ्रैंक थे, पर कुछ थोड़े एम्बेरस्ड हो गए। आखिर सबने अपनी सेफ्टी के लिए ही तो ज्वाइन किया था। झंग यी ने हंसते हुए कहा, कम ऑन, कौन बेवकूफ होगा जो ब्लैक टैंक क्लास इप्सिलॉन को हार्म करने की सोचेगा? दैट्स सुइसाइड। सभी मुस्कुरा दिए। हंसी के पीछे एक डर भी था। लेकिन झंग यी की नजर फिर से रुअन पिंग पर गई। उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थी, शायद बहुत नॉर्मल, और यही बात झंग यी को और सस्पिशियस बना रही थी। झंग ने सोचा, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? नो क्रैक्स एट ऑल। यही सोचकर उसका शक पक्का होने लगा। झंग यी ने इशारे से यांग जिंगसन को बुलाया। यांग जिंगसन ने स्टेज पर खड़े होकर अपनी पावर एक्टिवेट की। उसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर से एक स्ट्रेंज डिवाइन लाइट गिरने लगी। एक 6 विंग्ड एंजल उसका रूप बनाकर उसके पीछे दिखा। उसके हाथ में लॉन्ग बो था। एंजल का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, ना हंसी ना दुख, जैसे पूरी दुनिया को साइलेंटली जज कर रहा हो। झंग यी ने कहा, अब
तुम सब एक एक करके आगे आओ और टेस्ट ऑफ कॉन्शियंस पास करो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो कोई डर नहीं। यांग जिंगसन का पावर था, अगर उसका एरो किसी को लगे तो वो इंसान अपने आप सच बोल देता है। रुअन पिंग की फेस एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए बदली, सिर्फ एक पल, लेकिन झंग यी की ट्रेन नजर ने पकड़ लिया। झंग यी ने बिना टाइम वेस्ट किए क्राउड की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम रुअन पिंग, सबसे पहले तुम आओ। चैप्टर 178 लड़कर। झंग यी ने रुअन पिंग की तरफ हल्की सी मुस्कान फेंकी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। सबको लगा ये बस एक नॉर्मल सा लॉयल्टी टेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। रुअन पिंग थोड़ा चौंका, फिर झंग यी की आंखों में कुछ मतलब भरी नजरें देखकर हल्का सा मुस्कराया। लेकिन अचानक किसी को संभलने का मौका दिए बिना उसके और झंग यी के बीच एक तेज चमकदार लाइट फूटी और एक भयानक पावर का ब्लास्ट हुआ। वो पावर इतनी स्ट्रांग थी कि पास खड़े लोगों की बॉडी सीधी जड़ हो गई। किसी को शक नहीं था कि अगर ये एनर्जी उनके ऊपर पड़ती तो वो पल में राख बन जाते। ये पूरा हमला सीधा झंग यी की तरफ था। सब लोग स्टन थे, यहां तक कि टेंगू टीम के लोग और बैली चेंकिंग जैसे इंस्ट्रक्टर्स भी कुछ समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, लेकिन झंग यी ने सब कुछ क्लियरली देख लिया। जैसे ही उसने रुअन पिंग को बुलाया टेस्ट के लिए, उसी वक्त रुअन पिंग ने क्राउच किया और उसके चारों तरफ से एक टेरिफाइंग सुपरनैचुरल पावर इरप्ट हुई और फिर वो सीधा झंग यी की तरफ झपटा। छुआ, एक चमकदार गोल्डन लाइट आसमान चीरती हुई निकली, लेकिन झंग यी और यांग जिंगसन जरा भी हिले नहीं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए झंग यी ने अपनी 3000 डायमेंशनल गेट्स एक्टिवेट कर दी, लेयर बाय लेयर उन्हें ढकते हुए। वो पूरी एनर्जी जैसे समुद्र में एक बूंद बनकर गायब हो गई। झंग यी ने दूर देखा। रुअन पिंग कई किलोमीटर दूर जाकर रुका और उसकी तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देख रहा था। झंग यी ने अपनी उंगलियां घुमाई और उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। ब्लैक चैरियट लेवल एलियन। सिर्फ एक हमले से वो समझ गया कि सामने वाला एक 20,000 प्लस पावर इंडेक्स वाला टॉप टियर एलियन है। झंग यी के दिमाग में सवाल था, इतना पावरफुल एलियन टियान्हे सिटी में इतने समय से छिपा कैसे रह गया, वो भी एकदम ऑर्डिनरी बनकर। देश में ऐसे एलियंस गिने चुने ही हैं, और ये बंदा 1 साल से साथ रह रहा है। म्यू यान, झंग यी ने धीरे से पुकारा। उसकी शैडो एक्टिवेटेड हो गई। यांग जिंगसन और बाकियों को सीधे शैडो स्पेस में छुपा लिया गया। अब झंग यी खुद कॉम्बैट मोड में आ गया। उसका यूनिफॉर्म अनफोल्ड हुआ और वो एक स्टेप में सीधा रुअन पिंग के सामने पहुंच गया। बैली चेंकिंग और बाकी लोग अब भी कंफ्यूज थे। सब शॉक थे कि रुअन पिंग जैसे नो वन स्पेशल दिखने वाले बंदे में इतनी जानलेवा ताकत कैसे हो सकती है। अब झंग यी और रुअन पिंग के बीच कुछ 100 मीटर का फासला था, लेकिन वो झंग यी के लिए कुछ भी नहीं। उसकी पूरी फोकस अब सिर्फ रुअन पिंग की हर मूव पर थी। तू है कौन? झंग यी ने पूछा। रुअन पिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ ताली बजाई। पा पा पा। नॉट बैड, यू आर रियली गुड, उसने कहा। झंग यी थोड़ा चौंका। मतलब? तू मुझे पहचान गया, इसका मतलब तू बाकी लोगों से बेटर है, रुअन पिंग बोला। फिर थोड़ी देर चुप रहा। मच बेटर दैन दी अदर्स। अब झंग यी का सस्पिशन और डीप हो गया। क्या तू शेंगजिंग से है? वो लोग अभी भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। रुअन पिंग ने हंसते हुए कहा, नो नो नो, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कहां से आया हूं। बट दैट डजंट मैटर नाउ। अब जब मेरी आइडेंटिटी खुल चुकी है तो तुझे जीने की जरूरत नहीं है, उसने बोला, बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड के साथ, जैसे झंग यी कोई इनसिग्निफिकेंट सा बंदा हो। झंग यी ने कोल्डली पूछा, तू मुझे मारना चाहता है? अगर मैं चाहता तो तू 1 साल पहले ही मर चुका होता, रुअन पिंग ने जवाब दिया। अब झंग यी को सच में हल्का सा डर लगा। अगर ये बंदा पहले ही उसे मारना चाहता तो अब तक कई बार मौका था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? झंग यी ने गहरी सांस ली
और अपने रिस्ट बैंड से अपनी लेजेंडरी वेपन निकाल ली। एक सिल्वर ग्रे रिंग धीरे धीरे पिघलकर उसके हाथ में एक तेज लॉन्ग ब्लेड में बदल गई। दी स्वॉर्ड इन दी ट्री, झंग यी ने बोला। अब तू अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा? कोई बात नहीं, मैं खुद आंसर्स निकालूंगा। अब रुअन पिंग ने भी अपनी वेपन निकाली। उसके हाथ से गोल्डन लाइट निकली और एक 2 मीटर लंबा गोल्डन स्पीयर बन गया। झंग यी की लेफ्ट आई में एक चमक आई। उसने अगले अटैक की ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्ट कर ली। रुअन पिंग ने वो भाला कुछ यूं फेंका जैसे कोई पत्थर उछाल रहा हो, लेकिन जैसे ही वो हवा में गया, आसमान गरज उठा, जमीन फटने लगी। हर चीज जो उसके रास्ते में आई अन्नाइलेट हो गई। झंग यी ने अपनी डायमेंशनल गेट खोली और वो भयानक भाला गेट में समा गया, बिना एक बूंद पानी गिराए। रुअन पिंग की हंसी गायब हो गई। उसका कॉन्फिडेंस अब कंफ्यूजन में बदल चुका था। इम्पॉसिबल, मेरी गोल्डन स्पेयर इतनी इजीली ब्लॉक कैसे हो सकती है? झंग यी ने 2 फिंगर्स मिलाए और उसकी तरफ इशारा किया। अब देखना है, क्या तू मेरा मूव झेल पाएगा? चैप्टर 1579, द मिस्टीरियस एनिमी। वैन पिंग ने झंग यी की तरफ चौंक कर देखा। उसकी बॉडी एकदम टेंस हो गई और उसने तुरंत डिफेंस मोड ले लिया। उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी भड़कने लगी, बिल्कुल जैसे कोई गोल्डन बुद्धा स्टैचू दिख रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल जायंट फिस्ट उसकी पूरी बॉडी को दबाकर बॉल बना रही हो। क्रैक, हड्डियों के टूटने और डिसलोकेट होने की आवाज आई। गोल्डन एनर्जी से ढकी होने के बावजूद उसकी बॉडी एक अजीब शेप में मरोड़ दी गई। कॉफ कॉफ, उसने जोर से खांसा और मुंह से खून उगल दिया। ये कैसे पॉसिबल है? तेरी ताकत इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, वैन पिंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई इंसान सिर्फ 1 साल में इतनी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। जब वो पहली बार टियाने सिटी आया था तो झंग यी उसकी नजर में सिर्फ एक स्लाइटली पावरफुल कीड़ा था, लेकिन अब वही कीड़ा उसको क्रश कर रहा था। अब शायद झंग यी को खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इविल बॉय और नेस्ट गॉड से कुछ एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद और अपने साइकोलॉजिकल नॉलेज से वो और जल्दी पावर एब्जॉर्ब कर पाया। अब उसका एबिलिटी इंडेक्स 25,000 प्लस तक पहुंच चुका है। इस लेवल पर अगर वो नैश कंट्री के प्रिंस से दोबारा भिड़े तो शायद जीत न पाए, पर इतना जरूर है कि अपनी जान तो बचा सकता है। अब वो ब्लैक चैरियट लेवल के अंदर भी एक टॉप टियर एलियन बन चुका है। वैन पिंग ने जब देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उसकी बॉडी गोल्डन लाइट में बदल गई और वो सीधा झंग यी के शेल्टर की तरफ भागा। फास्ट है ये, झंग यी ने सॉफ्टली कहा, लेकिन खुद मुस्कराया। पर कितना भी तेज क्यों न हो, टेलीपोर्टेशन से तेज नहीं हो सकता। स्विश, झंग यी ने सीधा डायमेंशनल डोर खोला और अगले ही सेकंड वो रुअन पिंग के सिर के ऊपर हवा में खड़ा था। उसके हाथ में स्वॉर्ड इन द ट्री एक्टिवेट हो चुका था और उसके पीछे एक काला वॉइड वॉर्टेक्स बन गया था। डार्क वॉइड पावर उसकी राइट आर्म पे चढ़ रही थी और फिर तलवार को लपेट रही थी। झंग यी ने तलवार से सीधे रुअन पिंग पर एक जबरदस्त स्लैश किया। वॉइड स्लैश। रुअन पिंग ने अपनी गोल्डन एनर्जी से एक जाइंट होली शील्ड बना लिया। उसकी एबिलिटी शायद किसी भी फॉर्म में वेपन जनरेट करने की थी। डांग। वॉइड स्लैश सीधा होली शील्ड पे पड़ा। रुअन पिंग की टांगे जमीन में धंसी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हजारों मीटर पीछे उड़ा और उसके नीचे की पूरी जमीन फट गई। झंग यी ने आईब्रो रेज किया। तू मेरी अटैक रोक पाया? मतलब अपोनेंट एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा पावरफुल था। झंग यी जान गया कि इसे जिंदा पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो खुद डिफेंस में स्ट्रांग है, पर प्योर ऑफेंस में थोड़ा पीछे है। रुअन पिंग ने अब झंग यी से और दूरी बना ली। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं रहा। उसने तुरंत झंग यी की एबिलिटीज को एनालाइज करना शुरू किया। ये बंदा स्पेस यूजर है, टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसकी वॉइड स्लैश एक एरिया अटैक है, स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री नहीं है। मतलब मैं अगर काफी दूरी बनाऊं
तो बच सकता हूं। रुअन पिंग ने अपनी लेफ्ट हैंड खोली, गोल्डन पावर से एक जाइंट लॉन्ग बो बना लिया। फिर उसने राइट हैंड से एक गोल्डन एरो खींची, शिंटू बो एक्टिवेट हो गया। एरो जैसे ही छोड़ी, गोल्डन एनर्जी हवा में भड़क उठी। एरो एक गोल्डन टनल से होकर निकली और सीधा झंग यी की चेस्ट की तरफ गई। झंग यी की लेफ्ट आई ने उसकी ट्रेजेक्ट्री पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो प्रेडिक्शन करता, एरो की ट्रेजेक्ट्री बदल जाती। टाइम या रूल सिस्टम एबिलिटी है ये। झंग यी सोच भी नहीं पाया, एरो ऑलरेडी उसके सामने पहुंच चुकी थी। झंग यी ने अपनी 3000 डायमेंशनल गेट्स एक्टिवेट की और खुद को चारों ओर से डिफेंड कर लिया। एरो ने जैसे ही गेट की तरफ जाना शुरू किया, वो अचानक गेट को बाईपास करने लगी। स्विश, स्विश, स्विश। एरो इतनी तेजी से सर्कुलर गेट के चारों ओर घूमने लगी कि एक गोल्डन स्फीयर बन गया, जैसे एक लाइट बॉल। झंग यी ने तुरंत समझ लिया, ये ट्रैकिंग एरो है। उसने पहले भी ऐसे कॉजल वेपन्स देखे थे। ये सबसे मुश्किल में से एक एबिलिटी है। टेलीपोर्टेशन में स्प्लिट सेकंड के लिए वो रियल वर्ल्ड में आता है, और अगर उस स्प्लिट सेकंड में एरो उसे हिट करे तो बचना मुश्किल है। झंग यी ने सिस्टम से कहा, एरो को लॉक करो और ट्रेजेक्ट्री बताओ। सिस्टम ने जवाब दिया, ट्रेजेक्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। झंग यी मुस्कराया, ठीक है, खुद ही करना पड़ेगा। उसकी लेफ्ट आई में लाइट ट्विस्ट होने लगी और फिर उसके चारों ओर के 3000 मीटर रेडियस में टाइम का फ्लो स्लो हो गया। स्वॉम्प ऑफ टाइम। अब एरो की स्पीड 30% स्लो हो गई और झंग यी अपनी एबिलिटी ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स से उसकी मूवमेंट पकड़ पाया। फिर उसने डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन पावर एक्टिवेट की और एक तेज क्रैक के साथ वो गोल्डन एरो टूट गई। चैप्टर 180 टाई एंड वेव वेपन्स। जब झंग यी ने उसकी गोल्डन एरो तोड़ दी तो ऊपर से सुनहरी रोशनी गिरी। वैन पिंग के चेहरे पर एक पागलपन वाली मुस्कान आ गई। एक एरो से इतनी दिक्कत हो रही है तो सोच अगर और हो तो क्या होगा। उसने हवा में अपनी राइट हैंड से मुट्ठी बांधी और एक साथ 5 बड़ी बड़ी गोल्डन एरोज आसमान में चमक उठीं। उसने अपना लॉन्ग बो पूरी तरह खींचा और सीधे झंग यी की तरफ चला दिया। झंग यी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या ही झंझट है, ये मेरी टेरिटोरी है, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर उसने अपनी 2 उंगलियां तलवार की तरह तान दी और बोला, मैं तो बस स्किल का कूल डाउन खत्म होने का वेट कर रहा था। वैन पिंग की 5 गोल्डन एरोज सीधा झंग यी की तरफ बढ़ी और तभी झंग यी की उंगली की टिप से एक छोटा काला एनर्जी बॉल निकला, बहुत ज्यादा अनस्टेबल पर बहुत ज्यादा खतरनाक। स्टार पियर्सिंग कैनन। झंग यी का ये अटैक सीधा गोल्डन एरो से टकराया। उस जगह की रोशनी इतनी तेज थी कि लग रहा था दुनिया के 2 हिस्से हो गए। एक तरफ चमकता गोल्डन लाइट, दूसरी तरफ डीप डार्क शैडो। बस शॉकवेव्स पूरे एरिया में फैल गई। पूरा बैटलफील्ड हिल गया। टियानहे सिटी के करीब 10 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई ह्यूमन एक्टिविटी का निशान नहीं बचा। गुड थिंग ये एक अनइनहैबिटेड जोन था। अगर लोग होते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। वैन पिंग को समझ आ गया कि उसके अटैक्स झंग यी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब उसे पता चल चुका था कि झंग यी को हराना बहुत मुश्किल होगा और मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसने गहरी सांस ली और अपनी राइट हैंड में सारी सुपर पावर जमा कर ली। गोल्डन पावर समुंदर की तरह पीछे से उमड़ी और उसने एक के बाद एक 13 गोल्डन एरोज निकाली। इनका स्पीड इतना फास्ट था कि आंखों से देख पाना मुश्किल था। हर एक एरो पहले वाले एरो से टकराकर गोल्डन रेन में बदलती और उसकी एनर्जी अगली एरो को पास हो जाती। ऐसे करते करते सारी एनर्जी आखिरी एरो में कॉन्सेंट्रेट हो गई, जो सीधा झंग यी की डायमेंशनल गेट पर आई। झंग यी की आंखों में सीरियसनेस दिखी। इस अटैक में सच में दम है। डायमेंशनल गेट ने डिफेंस लिया, लेकिन उस गोल्डन एरो ने 7 गेट्स को इंस्टेंटली पार कर लिया और फिर 8th गेट में जाकर फंसी। इतना जोरदार हमला ब्लैक चैरियट लेवल एलियन का फुल पावर अटैक था
और फिर भी झंग यी खड़ा रहा। पर वैन पिंग को कोई पछतावा नहीं था। उसने तुरंत गोल्डन लाइट में बदलकर झंग यी के शेल्टर की तरफ उड़ान भर दी। उसका रियल मकसद झंग यी को हराना नहीं था, बल्कि झंग यी के करीबी लोगों को मारकर उसे मेंटल कोलैप्स देना था। लेकिन झंग यी को इसकी चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसके शेल्टर के ऊपर से एक विशाल ब्लैक कैनन निकल आया था, एकदम यूरोपियन कैसल की तरह स्ट्रक्चर्ड शेल्टर से। लू केरन कंट्रोल रूम में बैठी थी और उसने ऑलरेडी अपोनेंट का ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर लिया था। लॉन्च। उसने बटन दबाया। ब्लैक कैनन इंस्टेंटली रेड लाइट से चमकने लगा। ये थी ल्यू केरन की बनाई हुई टाइन वेव वेपन। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस 50 सेंटीमीटर मोटी रेड लेजर आसमान चीरती हुई वैन पिंग की ओर निकली। वैन पिंग ने इतनी एनर्जी को हल्के में लिया। उसका सारा ध्यान झंग यी पर था। जब रेड लाइट उसकी आंखों के सामने आई, तब जाकर उसे असली खतरा महसूस हुआ। बूम। लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में उसने सारी ताकत लगा दी, हाथों को सीने पर क्रॉस किया और गोल्डन एनर्जी से खुद को एक गोल्डन सन की तरह ढक लिया। पर ल्यू केरन की टाइनवे वेपन की ताकत झंग यी के स्टार पियर्सिंग कैनन से भी ज्यादा निकली। वैन पिंग के पास एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह से उड़ा दिया गया, सीधा तिएनहाई सिटी के पास के समुंदर में गिरा। झंग यी ने बिना टाइम वेस्ट किए पीछे से उसका पीछा किया। ल्यू केरन, अगला शॉट तैयार करो, सही मोमेंट पर फायर कर देना। तिएनहाई सिटी झंग यी का होम ग्राउंड था और इसी वजह से उसकी पावर यहां और भी ज्यादा डेंजरस थी। जैसे एदो सिटी में ईविल बॉय पावरफुल था, वैसे ही झंग यी यहां अनबीटेबल हो सकता है। ल्यू केरन की फेस पर उस टाइम प्योर एक्साइटमेंट थी। उसने अपने हाथों से बनी टाइनवे वेपन से एक ब्लैक चैरियट एलियन को घायल कर दिया था। यस ब्रदर्स, वो खुशी से कांप रही थी। अब वो फिर से एनर्जी अक्यूमुलेट करने लगी, नेक्स्ट शॉट के लिए तैयार। ये कैनन हर बार 2 टन यूएन मटेरियल कंज्यूम करता है और इसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 30 सेकंड्स है, लेकिन इसकी पावर देखकर लगता है कि हर ग्राम वर्थ इट है। चैप्टर 1581 इनह्यूमन। वैन पिंग समुंदर में गिरने के बाद ऊपर तैर कर आया, ठंडे पानी से भीगा हुआ, बुरी तरह से हामफता हुआ। उसके पैरों के नीचे गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म जैसा बन गया। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और बहुत एम्बेरस लग रहा था। उसके अपर बॉडी के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे और उसकी पीठ पर एक डरावनी दरार थी, जहां से एक काली स्पाइन दिखाई दे रही थी। झंग यी वहां पहुंच चुका था और उसने ये अजीब सीन देखा तो हैरान रह गया। ये बंदा कुछ ज्यादा हाय अजीब है, कहीं ये साइबोर्ग तो नहीं? झंग यी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। दुश्मन कमजोर हो तो खत्म कर दूं, अगर उसे जिंदा पकड़ना पॉसिबल हो तो ठीक है, वरना उसे यही खत्म कर देना चाहिए। वॉइड कंटिन्यूअस स्लैश। झंग यी हवा में तैरता हुआ अपने काले लॉन्ग स्वॉर्ड से लगातार वार करने लगा। उसकी काली एनर्जी की तलवारें समुंदर पर जाल की तरह गिरने लगी, जिससे वैन पिंग के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वैन पिंग को पता था कि वो अब झंग यी से स्पीड में नहीं जीत सकता और ऊपर से वो बुरी तरह से जख्मी था। अब लड़ना ही एकमात्र रास्ता था। उसने खुद को स्टेबलाइज किया और अपने शरीर पर गोल्डन आर्मर बना लिया। झंग यी की ब्लेड्स उससे टकराई और कुछ समय के लिए आर्मर ने उसे बचा लिया, लेकिन हर वार के बाद उसकी गोल्डन लाइट कमजोर होती गई और उसका शरीर पीछे की ओर धकेला जाता गया। तभी दूसरी तरफ टाइनवे कैनन ने अपना सेकंड शॉट तैयार कर लिया। वैन पिंग को इस बार पहले से पता चल गया, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। झंग यी ने सीधा कहा, हथियार डाल दूं या एफआईआर मर जाओ। वैन पिंग की आंखों में गुस्सा और हताशा साफ दिख रही थी। तू चाहता है मैं सरेंडर कर दूं? तू एक कीड़ा है मेरे लिए। उसने गुस्से में एक भारी गोल्डन बॉल बनाई और झंग यी की तरफ फेंकी, लेकिन अब उसका अटैक डायमेंशनल गेट को भी पार नहीं कर पाया। झंग यी ने कोल्डली कहा,
तुम बहुत कमजोर हो। ये बात सुनकर वैन पिंग पूरी तरह से बौखला गया। उसका गोल्डन एनर्जी ऐसे निकल रहा था जैसे किसी स्पंज से पानी निचोड़ा जा रहा हो। उसने एनर्जी से नए नए वेपन्स बनाए और झंग यी पर फेंकने लगा। लेकिन झंग यी का एब्सोल्यूट डिफेंस सिस्टम कोई मजाक नहीं था। अब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। झंग यी ने हवा में अपनी 2 उंगलियां मरोड़ी और एक भारी फोर्स ने वैन पिंग के शरीर को एक गेंद की तरह मोड़कर दबा दिया। उसी समय लियू केरन ने टाइनवे कैनन से दोबारा हमला किया और उस डबल अटैक से वैन पिंग ऑलमोस्ट पूरी तरह से उड़ गया। इस धमाके से ईस्ट चाइना सी का पानी तक इवेपोरेट हो गया और समुंदर के ऊपर 10 किलोमीटर का गड्ढा बन गया। झंग यी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि अब वैन पिंग की चमड़ी झड़ने लगी थी, जैसे किसी पुरानी दीवार से पेपर उतरता हो। उसके नीचे का शरीर लाल कांटों जैसा, धातु जैसा दिख रहा था। उसकी बाहों पर धातु जैसी चमड़ी थी और हाथों की जगह क्लॉस थे। ये ह्यूमन नहीं है। झंग यी शॉक्ड रह गया। अगर वो ORC टाइप एलियन होता तो खुद को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती? तब तक झंग यी का दिमाग उलझा रहा, लेकिन उसका शरीर इंस्टिंक्ट से काम करता रहा। मर्डू, कोई भी जो खतरा बने उसे खत्म करना ही ठीक है। स्टार कैनन। झंग यी ने अपने शरीर की पूरी ताकत से एक अल्ट्रा हाई स्पीड वॉइड एनर्जी ब्लास्ट की। वो सीधा रुअन पिंग के सीने में जा घुसा। वैन पिंग ने अपने सीने में ब्लैक एनर्जी ब्लेड देखा और उससे डार्क ग्रीन ब्लड बहने लगा। वो समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कैसे हुआ। झंग यी जान गया कि अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची, तो उसने उसे जिंदा पकड़ने का प्लान बनाया। झंग यी हवा से नीचे झपटा और उसका तलवार स्वॉर्ड इन द ट्री हवा में हजारों लंबी लताओं में बदल गया, जो रुअन पिंग को एक जाल की तरह ढकने लगी। वैन पिंग ने ऊपर देखा और धीमे से बोला, ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे बाद कोई और आएगा, मुझसे भी ज्यादा खतरनाक। तुमने भगवान को मारने की कोशिश की है, अब इसकी सजा मिलेगी। झंग यी को इस वार्निंग से अजीब सा डर लगा और उसने वाइन्स को और तेजी से बंद किया। लेकिन तभी वैन पिंग ने अपना दाया हाथ अपने दिल में घुसा दिया। एक भयानक एनर्जी एक्सप्लोजन उसके शरीर से निकली। उसने खुद को खत्म कर लिया, पर झंग यी पीछे हटने के बजाय सीधा उस धमाके की ओर कूदा। तुम मर भी जाओ, मुझे तुम्हारा ओरिजिन चाहिए। भले ही वो ब्लैक चैरियट एलियन था, उसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट था। झंग यी ने अपनी तलवार से उसके शरीर को छेदते हुए उसका ओरिजिन निकाल लिया, इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से फट जाए। चैप्टर 1582। हु इज ही? वैन पिंग का ओरिजिन अब झंग यी के हाथ में था। उसने उसे तुरंत एब्जॉर्ब करने की जल्दी नहीं की, बल्कि पहले साफ सुथरे तरीके से स्टोर कर लिया। इस बैटल ने झंग यी की एनर्जी जरूर खर्च करवाई, लेकिन क्योंकि वो अपनी जगह पर था और उसके पास तियनहाई कैनन का एडवांटेज था, इसलिए बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के वो लड़ाई जीत गया। लेकिन वैन पिंग की ताकत और ये बात कि वो 1 साल से तियनहाई सिटी में छुपा हुआ था, ये सब झंग यी को बहुत परेशान कर गई। उसने ठंडी नजरों से चारों ओर देखा, जैसे कोई राजा अपने इलाके की निगरानी कर रहा हो। तियनहाई सिटी सच में उतनी सेफ है भी या नहीं? कहीं और भी दुश्मन तो नहीं छुपे हुए? और ये रुअन पिंग आखिर था कौन? कहां से आया? इसका मकसद क्या था? झंग यी के पास अभी इन सवालों के जवाब नहीं थे। थोड़ी देर में वो वापस फुइंग ट्रूप्स की जगह पहुंचा और सभी को उस अलग डायमेंशन स्पेस से बाहर निकाला। लेकिन जो लड़ाई अभी अभी हुई थी, उसने बेली चोंगकिंग और बाकी सैनिकों को हक्का बक्का कर दिया था। उस लड़ाई के सिर्फ झटकों से ही वो सब मर सकते थे। झंग यी ने बाकी बचे 29 लोगों की तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, अब सभी लोग स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे और मिस यांग की टेस्ट से गुजरेंगे। इस वक्त कौन मना कर सकता था? सबने एक साथ जोर से कहा, यस, एवरीथिंग इज फॉर द हाईएस्ट ग्लोरीज। झंग यी ने खुद देखा कि सभी एक एक करके यांग जिंगसिन की लॉयल्टी टेस्ट में पास हुए। अच्छी बात यह रही कि रुअन पिंग जैसा
कोई दूसरा सस्पेक्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी झंग यी के मन में संतोष नहीं था, क्योंकि रुअन पिंग ने खुद को उड़ा दिया था। उसका शरीर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ना तो कोई टिश्यू बचा, ना ही कोई इंटेलिजेंस या डीएनए ट्रेसेस। झंग यी ने जोर से कहा, एक्सायो होंगलिन। यस। वो क्राउड से सीधा निकली, मिलिट्री पोस्चर में सीधी खड़ी हो गई। सुप्रीम, आदेश दीजिए। झंग यी ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, तुम पहले टियानहे सिटी पुलिस में थी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट हो। तुम्हें 3 दिन मिलते हैं। पूरे तियानहाई सिटी में एक एक बंदे की जांच करो, किसी भी सस्पिशियस इंसान को चिन्हित करो। फिर उसने यांग जिंगसन से कहा, ब्लिजर्ड सिटी जाओ और वहां से तियानहाई सिटी के सारे नागरिकों की जानकारी मंगवाओ और एक्सायो होंगलियन को दो। एक्सायो होंगलियन थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी। ये उसका फुइंग फोर्स में पहला ऑफिशियल टास्क था। अब उसे झंग यी के और करीब आने का मौका मिला था और वो इस मौके को बहुत सीरियसली लेने वाली थी। यस, सुप्रीम, उसने गर्व से कहा। बेली चौंकिंग पास आया और चिंता से बोला, कैप्टन, क्या हमें ब्लिजर्ड सिटी को यह सब ऑफिशियली बताना चाहिए? झंग यी ने कुछ सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ऑफ कोर्स, टियानहे सिटी पर हमला हुआ है और एक एप्सिलॉन लेवल एलियन यहां साल भर से छुपा हुआ था। हुआशु देश के कई रीजन शक के दायरे में आते हैं, चाहे उन्होंने ना किया हो, पर हो सकता है कि ये कोई फॉरेन एलियन प्लॉट हो। अब ये बात छुपाने की नहीं, ओपनली उठाने की है। झंग यी को एक बात समझ में आ गई थी। अगर रुअन पिंग ने 1 साल पहले हमला किया होता तो शायद वो बच भी नहीं पाता, पर उसे ये भी लग रहा था कि ये कोई लोकल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। अगर ये हुआशु के किसी बड़े फोर्स का काम होता तो उन्हें मेरी स्ट्रेंथ पता होती और वो रुअन पिंग को अलर्ट कर देते। झंग यी शेल्टर वापस लौटा और तुरंत हुआशु के सभी बड़े रीजन्स के लीडर्स को कांटेक्ट किया। उसने सीधे कहा, जस्ट नाउ आई वॉज अटैक्ड बाय अ ब्लैक चैरियट लेवल एलियन, एबिलिटी इंडेक्स 20,000+, और वो एलियन पिछले 1 साल से हमारे टियानहे सिटी में छिपा हुआ था। ऐसा लगता है उसका मकसद मुझे मारना था। अब आप लोग बताइए, आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है? सभी रीजन्स के लीडर्स शॉक्ड रह गए और उन्होंने तुरंत कहा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। झंग यी ने सोचा कि एक एक से बात करने से अच्छा है कि सबको एक साथ लाया जाए। ऑनलाइन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कुछ ही देर में सारे रीजन लीडर्स के 3D प्रोजेक्शंस झंग यी के लिविंग रूम में दिखने लगे। जियांगनन रीजन से ज़हू झेंग खुद आए। टियानहे पर हमला हुआ है और मुझे पर्सनली आकर कंसर्न जताना चाहिए। ईस्ट चाइना सी से मेंग यिंगचुन, जो देखने में तो टीनेजर लगता है पर बहुत मैच्योर सोच रखता है, बोला, केओस, जरा पूरी बात विस्तार से बताइए। बाकी लीडर्स भी झंग यी की तरफ देखने लगे। झंग यी ने कामली कहा, आज मैंने टियानहे सिटी में एक एलियन पकड़ा जो कम से कम 1 साल से यहां छुपा हुआ था। जब मैंने उसकी पहचान खोली तब उसने ब्लैक चैरियट लेवल की ताकत दिखाई। उसकी नजरें सब पर गई। अब तो हर जगह ब्लैक चैरियट एलियंस घूम रहे हैं, उन्हें मुझे मॉनिटर करने के लिए असाइन कर दिया जाता है। उसके लहजे में मजाक था, पर अंदर एक गहरी चिंता छुपी थी। हुआशु देश में ब्लैक चैरियट एलियंस बेहद रेयर है। अब तक सिर्फ 2 ही थे, झंग यी और होतू। तभी नॉर्थ वेस्ट किंग ली चंग गोंग बोला, ये तो बकवास है। ब्लैक चैरियट लेवल एलियन को इस तरह वेस्ट करना, कौन सा कंट्री इतनी हिम्मत करेगा? शेंगजिंग से सुप्रीम कमांडर मेंग युअनजून, एक शांत मिडिल एज्ड इंसान, मुस्कुराकर बोला, हां, बात कुछ जमती नहीं। चाहे हुआशु हो या कोलंबिया, फ्रीमोंट, ब्रिटानिया, गॉल या प्रशिया, ब्लैक चैरियट एलियंस गिने चुने हैं। झंग यी का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ये एलियन तुम लोगों ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धीरे धीरे उनके दिल में डर बैठने लगा। कौन सी ऐसी पावर है जो ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस को अंडरकवर भेज सकती है?
चैप्टर 1583 संदिग्ध अंडरग्राउंड व्यक्ति। इस समय साउथ वेस्ट रीजन के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर लुओ झुओ ने पूछा, लॉर्ड केओस, जो ब्लैक चैरियट लेवल एलियन आपने मेंशन किया, क्या वो सच में इंसान था? जैसे ही ये बात कही गई, सबकी आंखों में बिजली सी कौंध गई। क्या वो सच में इंसान था? जोंग यी ने कभी साफ साफ ये नहीं कहा था कि वो एलियन इंसान था। लुओ झुओ ने डीमन किंगडम के साथ हुए युद्ध को देखा था। वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के कुछ डरावने और ताकतवर एलियन बीइंग्स को जानता था। इसलिए उसने ये सवाल पूछा, क्या वो जो टियानहे सिटी में छुपा हुआ था वो इंसान नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड से आया हुआ कोई प्राणी था? झंग यी ने लुओ झुओ की यंग सी लेकिन अब मैच्योर होती पर्सनैलिटी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने मरने से पहले खुद को उड़ा दिया, एक ट्रेस तक नहीं छोड़ा, झंग यी ने गंभीरता से कहा। लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब बातें थी, जैसे कि उसकी बॉडी पर ह्यूमन स्किन की एक परत थी और उसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ कुछ लिजर्ड जैसा लग रहा था। शायद यही रीजन था कि उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया, ताकि हम उसकी असली पहचान ना जान पाए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लुया दाओजुन यानी शैनजुओ ने धीरे से कहा, क्या अंडरग्राउंड वर्ल्ड वाकई एग्जिस्ट करता है? क्या ये बीइंग्स हमारे सरफेस वर्ल्ड में आ सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हुआशु किंगडम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। शैनजुओ, जो यूजुअली हंसते रहते हैं, अब पहली बार बहुत सीरियस लग रहे थे। अगर वो लोग सरफेस पर आए तो जो तबाही होगी उसे सोच भी नहीं सकते। मैंग युअनजून ने बात सुनी और धीरे से कहा, जरूरी नहीं कि वो हमला करने आए थे। हुंदून जोंगी के मुताबिक वो एलियन 1 साल से टियानहे सिटी में छिपा हुआ था। अगर वो हमला करना चाहता तो अब तक कर चुका होता। फिर उसने जोंग यी से पूछा, अगर उसने 1 साल पहले हमला किया होता तो क्या होता? जोंग यी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, टियानहे सिटी के सारे लोग मर जाते, यहां तक कि मैं भी, लेकिन वो भी गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की ताकत से राख बन जाता। ईस्ट सी के XUNW ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, हुंदून की बात लॉजिकल लगती है। मतलब वो लोग सिर्फ हम पर नजर रख रहे थे, शायद इसलिए कि उन्हें हमारी वेपन्स और पावर का अंदाजा चाहिए था। झंग यी ने सिर हिलाया, शायद नहीं। मैंने खुद देखा है कि किनलिंग माउंटेन्स के नीचे रहने वाले बीइंग्स एक लो लेवल गॉड ऑफ लव के बराबर ताकत रखते हैं, और गॉड ऑफ लव भी हर बार किसी इप्सिलॉन लेवल एलियन को 1 सेकंड में नहीं मार सकता। मुझे लगता है वो लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। मैं खुद भी किसी भी लड़ाई से पहले पूरी जानकारी कलेक्ट करता हूं, ताकि गलती ना हो। शैनजुओ ने कोल्ड टोन में कहा, अगर ऐसा है तो 1 साल काफी था सब जानने के लिए। अब सबसे डरावनी बात यह है, क्या ये अंडरकवर सिर्फ टियानहे सिटी में ही था, या हमारे आसपास भी कोई छिपा हुआ है? ये बात सुनते ही सभी की पीठ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर हमारे आसपास भी कोई ब्लैक चैरियट लेवल एलियन छिपा है तो नींद हराम हो जाएगी। ली चंग गोंग ने कहा, जरूरी नहीं कि हर जगह हो। फिर उसने झंग यी की तरफ देखा और कहा, अगर ये वाकई अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बीइंग्स हैं तो शायद उनका टारगेट सिर्फ केओस ही है, क्योंकि वो ही एकमात्र इंसान है जो कई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के संपर्क में आया है। सभी ने सिर हिलाया। अपोकलिप्स के बाद बाकी इप्सिलॉन लेवल एलियंस अपने रीजन की रक्षा के लिए बने थे। वो रीजन बाउंड है, लेकिन झंग यी अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ से इस लेवल तक पहुंचा है, उसे रीजन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। जिंगडाओ फॉग वैली, किंगलिंग अंडरग्राउंड, नैश कंट्री, नियोन A2, झंग यी कई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से टकरा चुका है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं कि उसे टारगेट किया गया हो। झंग यी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, 2 साल पहले जब मैं जिंगडाओ फॉग वैली गया था, मैंने अबिस से एक सोर्स ऑफ गॉड हासिल किया था। कुछ ही समय बाद वहां का ड्रैगन किंग ट्रांसफॉर्म होकर इप्सिलॉन एलियन बन गया और मुझसे बदला लेने आया। मैंने उसे मार तो दिया, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं मार्क्ड हो चुका हूं।
फॉग वैली के नीचे जो एग्जिस्टेंस है वो मुझे ढूंढ लेगा। मार्क्ड, क्या वैन पिंग उसी मार्किंग का रिजल्ट था? अगर हां, तो उसने अटैक पहले क्यों नहीं किया? झंग यी सोच में पड़ गया। ली चंग गोंग ने पूछा, केओस, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? झंग यी ने उसकी तरफ देखा और कामली कहा, हां, कुछ पर्सनल बातें थी। सुनना चाहोगे? बिल्कुल, सभी ने कहा। झंग यी ने फॉग वैली और ड्रैगन किंग की पूरी कहानी सबको बता दी। ली चंग गोंग ने आईब्रो उठाते हुए पूछा, मतलब वो एलियन फॉग वैली से आया था क्योंकि तुमने वहां से सोर्स ऑफ गॉड चुराया था? झंग यी ने कंधे उचकाते हुए कहा, हु नोस, मैंने कभी उनसे कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं की थी, बस वहां ट्रेजर ढूंढने गया था। अब तक शांत बैठा मेंग युअनजून सोच में डूबा था। फिर अचानक बोला, शायद वो एलियन हमला नहीं कर पाया क्योंकि वो कर नहीं सकता था। झंग यी ने सरप्राइज होकर पूछा, क्या मतलब? वो हमला करना चाहता था पर नहीं कर सका? मेंग युअनजून ने समझाया, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह मिला है कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस को ऊपर की दुनिया में आने से कुछ एंशिएंट रूल्स रोकते हैं, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर तुमने उसकी पहचान न पकड़ी होती तो शायद वो अभी भी कुछ टाइम और छुपा रहता। झंग यी के दिमाग में एक आकाश चीरता बिजली का तूफान गूंज उठा। उसे याद आया, एदो में गॉड ऑफ गॉड्स को मारने वाली थंडरबोल्ट। अब सब कुछ स्लोली समझ में आने लगा। चैप्टर 1584, रीजन को चेतावनी, वार्निंग टू द रीजन्स। झंग यी की बात सुनने के बाद ली चंगोंग ने एक सार्केस्टिक टोन में कहा, लगता है जब तुम जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू गए थे तब तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को नाराज कर दिया और अब वो लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। उसके होठों पर एक मॉकिंग मुस्कान थी। अब कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि इस बात का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने हम सबको बुलाया और ब्लेम करने लगे। बहुत इरिटेटिंग बात है ये। झंग यी ने उसकी तरफ देखा और कामली कहा, तुम काफी बेकार की बातें कर रहे हो। ये सब तुम्हारा गैस है, कोई प्रूफ नहीं है, और शायद तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए हो। फिर झंग यी ने हल्के से कहा, अगर कोई ब्लैक चैरियट लेवल एलियन मेरी तियनहाई सिटी में आएगा, मैं उसे मार दूंगा। ली चंगोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। ये सीधी वार्निंग थी। अब चीजें पहले जैसी नहीं थी। शुरुआत में ली चंगोंग और झंग यी की पावर लगभग बराबर थी, लेकिन अब ली की पावर इंडेक्स सिर्फ 18,000 है, जबकि झंग यी 25,000 तक पहुंच चुका है। अब दोनों की लड़ाई एक लेवल पर नहीं रही। ली चंगोंग ने गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारे एरिया एडवांटेज की वजह से है। अगर हिम्मत है तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में आओ, फिर देखो क्या होता है। मेंग युअनजू ने जल्दी से बीच बचाव किया। ठीक है, अब सब चुप हो जाओ। अभी हमारा सामना एक बाहरी खतरे से है। हमें मिलकर सामना करना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना। ली चंगोंग ने नाक से फूंक मारी और झंग यी ने उसे इग्नोर कर दिया। झंग यी जानता था कि ली चंगोंग बस ईगो की वजह से गुस्सा करता है, और जब तक वो उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करता, झंग यी ध्यान नहीं देगा। मेंग युअनजू ने सबको देखा और कहा, झंग यी जो कह रहे हैं वो ब्लैक चैरियट की एंट्री का रीजन हो सकता है। हमें अलर्ट रहना चाहिए। फिर उसने झंग यी से कहा, केओस, अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए हो तो बताना, हम सब साथ हैं। झंग यी मन ही मन हंस पड़ा। ये सब सिर्फ फॉर्मल शब्द थे। अब लगभग सभी रीजनल लीडर्स को लगने लगा था कि यह हमला सिर्फ झंग यी की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि उसने स्टार आइलैंड फॉग वैली के अंडरग्राउंड एग्जिस्टेंस को एंगर किया। तो अब यह झंग यी की प्रॉब्लम थी। बाकी रीजन्स इससे तब तक दूर रहेंगे जब तक ये डायरेक्टली उन्हें खतरे में ना डाले। लेकिन अगर किसी दिन झंग यी मुसीबत में होता है और मदद मांगता है और कुछ बेनिफिट्स भी देता है, तो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से शायद मदद आ जाए। इस समय हुआशु कंट्री के ये 6 रीजन वैसे तो भाई जैसे थे, लेकिन आपसी क्लैश भी चलता रहता था। झंग यी ने काम होकर कहा, मैंने आपको ये सब इसलिए बताया
ताकि आप भी सतर्क रहें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, तो सावधान हो जाइए। मेंग युअनजून ने सिर हिलाया। ऑफ कोर्स, ली चंगोंग ने गर्व से कहा। नॉर्थ वेस्ट रीजन को मैंने इतनी मजबूती से तैयार किया है कि कोई आएगा तो लौट नहीं पाएगा। झंग यी ने उसे देखा भी नहीं। जो करना है करो, उसने सोचा। अगर अब कोई और बात नहीं है तो मीटिंग यही खत्म करते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो फिर बात करेंगे। सभी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स धीरे धीरे ऑनलाइन मीटिंग से लॉग आउट हो गए। बस जहू झेंग रह गए, जिन्होंने मीटिंग में कुछ नहीं बोला। झंग यी ने उन्हें सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन भेजा था, क्योंकि ब्लिजर्ड सिटी के रील डिसीजंस वो नहीं लेते। लेकिन फिर भी ज़हू झेंग ने धीरे से कहा, झंगी, अगर तियनहाई सिटी को किसी हेल्प की जरूरत हो, ब्लिजर्ड सिटी पूरा सपोर्ट देगा। झंग यी ने उसकी ऑनेस्टी को देखा और हल्की मुस्कान देते हुए कहा, थैंक्स, लेकिन चिंता मत करो, सब हैंडल हो जाएगा। थोड़ी देर सोचकर झंग यी ने कहा, ब्लिजर्ड सिटी की डिफेंस को थोड़ा और स्ट्रांग करो। हो सकता है वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हों, लेकिन तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। ज़हू झेंग ने सिंसियरली कहा, झंगी, तुम्हारे बिना जियांगनन रीजन की हालत वैसी है जैसे बिना पिलर वाला घर। जो भी चाहिए बताना। झंग यी ने सिर हिलाया और कहा, बहुत धन्यवाद, जरूरत पड़ी तो कांटेक्ट करूंगा। ज़हू झेंग भी ऑफलाइन हो गए। अब पीछे सिर्फ यांग जिंगसन रह गई थी। वो क्वाइटली झंग यी के पास बैठ गई और सॉफ्टली बोली, लगता है बाकी रीजन्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसने झंग यी की आंखों में देखा। क्या ये वाकई जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू वाले थे? झंग यी ने जवाब में कहा, अगर वो नहीं थे तो और कौन हो सकता है? यांग जिंगसन ने कहा, ह्यूमन किंगडम्स तो अनलाइकली है। और फिर सोच में डूब गई। अब इस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन और उनके खतरनाक पावर गैप के बारे में सोचकर उसे सच में डर लगने लगा। वो सीक्रेटली चाहती थी कि ये सब इंसानों के बीच की कोई पॉलिटिक्स हो, एलियन या अंडरग्राउंड चीजें ना हो। झंग यी ने हल्के से अपनी आंखें बंद की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। मैंने अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर से भी लड़ाई की है। वो बहुत स्ट्रांग था, शायद 30,000 से भी ऊपर। लेकिन अब मैं पहले वाला झंग यी नहीं हूं। अगर पूरा तियनहाई सिटी साथ हो तो हम शायद इस संकट को रोक सकते हैं। और अगर कुछ भी काम ना करे, झंग यी की आंखों में एक शार्प चमक आई, तो हमारे पास अभी भी है गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव। यांग जिंगसन ने धीरे से याद दिलाया, उसका लॉन्च कंट्रोल अभी भी ज़हू झेंग के पास है। फिर उसने झंग यी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लेना चाहोगे? जैसे कोई शरारती सी परी फुसफुसा रही हो। झंग यी ने फेंटली मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाकी रीजन्स मुझे लाइटली नहीं लेंगे। लव गॉड एक डेंजरस वेपन है और मैं अकेला भेड़िया हूं। वैसे भी शायद टाइनवे वेपन्स जो तियनहाई सिटी में है उससे भी ज्यादा असरदार हों। चैप्टर 1585 तैयार हो जाओ, बी रेडी। झंग यी का दिल अब भी बेचैनी से भरा हुआ था। ये डर इस बात का नहीं था कि जिंगडाओ डब्ल्यूग्यू कितना ताकतवर है, बल्कि इस बात का था कि उसे पता ही नहीं था कि वो कितने ताकतवर है। झंग यी हमेशा से एक बहुत सावधान और सोची समझी प्लानिंग करने वाला इंसान रहा है। ऐसे में उसे बस सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना था। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने सीधे शेल्टर में सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। टियानहे सिटी पर कभी भी बहुत खतरनाक हमला हो सकता है। झंग यी ने सबको देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा, 1 साल बाद या शायद कल ही। तो अब से कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। हमें पूरी तैयारी रखनी होगी हर पॉसिबल हमले के लिए। जब उसने ये कहा, उसकी नजर फैटी सू पर जा टिकी। फैटी सू यूजुअल स्टाइल में एक गेम कंसोल लिए ली योंगयोंग के साथ कॉर्नर में बैठकर गेम खेलने जा रहा था। और तुम, फैटी सू, अलर्ट रहो, पॉइंट्स लूज मत करना,
झंग यी ने घूरते हुए कहा। जोंग यी की स्कैरी नजर देखकर फैटी सू ने जल्दी से फोन नीचे रख दिया। डोंट वरी बॉस, मैं जानता हूं क्या जरूरी है, जो बोलोगे करूंगा। झंग यी ने सिर हिलाया। गुड जॉब, यही चाहिए। फिर उसने ल्यू कैरन को बुलाया। इस समय सबसे जरूरी काम है टाइनवे वेपन्स को तैयार करना, उसने कहा। तियनहाई कैनन बहुत पावरफुल है। उसका एक फुल स्ट्रेंथ शॉट किसी ब्लैक चैरियट एलियन के बराबर डैमेज करता है, लेकिन यह वेपन स्लो है और इसका चार्ज टाइम लंबा है। इसलिए मुझे एक नया आर्म सिस्टम चाहिए जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करे। साथ ही बैरियर स्टोन्स का यूज भी और इंप्रूव करना होगा। ये सुपर पावर्स को कंट्रोल करने में बहुत असरदार है। झंग यी की नजर ल्यू कैरन पर ऐसे गई जैसे किसी खजाने को देख रहा हो। आज की दुनिया में सिर्फ तुम हो जो बैरियर स्टोन को रेप्लिकेट कर सकती हो। यह हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनेगा। बैरियर स्टोन्स सिर्फ नैश कंट्री में पाए जाते हैं और किसी को नहीं पता वो बनते कैसे हैं। लेकिन ल्यू कैरन की डिवाइन मशीन कंट्रोल एबिलिटी से वो उनके स्ट्रक्चर को समझकर लोकल मटेरियल से उन्हें दोबारा बना सकती है। ल्यू कैरन ने फुल एनर्जी के साथ कहा, भाई, मैं प्रोडक्शन तेज कर दूंगी और एक पावरफुल वेपन सिस्टम तैयार करूंगी ताकि मैं पूरे तियनहाई सिटी और आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। उसने जोर से ठाना कि चाहे दिन हो या रात, वो नॉनस्टॉप काम करेगी। फिर उसने झू कुर की तरफ देखा। सिस्टर झू, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। झू कुर की एबिलिटी उसकी सेल एक्टिविटी को बढ़ाकर उसे ज्यादा देर तक जागते रहने में मदद कर सकती थी। झू कुर ने थोड़ा चिंता में कहा, फिजिकल थकावट तो कम हो सकती है, पर मेंटल थकावट नहीं। ल्यू कैरन हंसते हुए बोली, डोंट वरी, मैं हमेशा स्ट्रांग रही हूं। और एक ब्राइट स्माइल के साथ सबको अपना डिटर्मिनेशन दिखाया। झंग यी का दिल थोड़ा हैवी हुआ। इतनी छोटी उम्र की लड़की इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन सच ये था कि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। अगर वो लोग ढीले पड़े तो टियाने सिटी का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। झंग यी ने आगे टास्क्स असाइन करते हुए कहा, बाकी सबको भी पूरा कोऑपरेशन करना होगा और जल्दी से तियनहाई बैरियर तैयार करना है। लेकिन चिंता मत करो, वर्स्ट केस में मैं तुम सबको यहां से इवैक्यूएट कर दूंगा। अब झंग यी की एबिलिटी इंडेक्स 25,000 तक पहुंच चुकी है और अगर कोई रियल खतरा आता है तो जब तक कोई उससे बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर फिर भी कोई एक्सट्रीमली पावरफुल एनिमी आता है तो झंग यी के पास एक आखिरी ट्रिक भी है, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का कंट्रोल लेना और सारे 6 रीजन्स को साथ ले डूबना। भले ही ये अनएथिकल लगे, लेकिन जब जान पर बन आती है, एथिक्स नहीं देखे जाते। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। झंग यी ने टियाने सिटी के सैटेलाइट सिस्टम का यूज करके पूरे 500 किलोमीटर का एरिया एक की जोन के तौर पर सेट कर दिया, जहां कोई भी डिस्टर्बेंस उसकी नजर से नहीं बच सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिन रात चलता रहा, कोई नहीं रुका। लेकिन फिर भी अगले कुछ हफ्तों में कोई अजीब घटना नहीं हुई। सब कुछ शांत था। एक महीना यूं ही बीत गया। झंग यी रोज टेंशन में रहता था और रोज रात को झू कुर से फुल बॉडी मसाज लेता था ताकि थकावट कम हो। बाकी रीजन्स के लोग अब इस पूरी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो बस झंग यी की जुबानी सुना गया है। शायद जिंगडाओ डब्ल्यू ग्यू की मिस्टेरियस इन्वेजन वाली बात सिर्फ झंग यी की इमेजिनेशन ही हो। वैसे भी लोगों को लगता है झंग यी थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है, और अगर सच में कुछ होता भी तो सबसे पहले तो टियाने सिटी पर असर पड़ेगा, उन्हें नहीं। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर हुआशु कंट्री के साउथ ईस्ट में एक ऐसा प्लेस था जो 2 साल से गाढ़े धुएं और धुंध में ढका हुआ था। जिंगडाओ के आसपास पूरे 500 किलोमीटर का एरिया अब एक लाइफ रिस्ट्रिक्टेड जोन बन चुका था। स्काई से देखने पर यह एरिया एक परफेक्ट सर्कल जैसा दिखता था। ईस्ट चाइना सी और कोलंबिया की फ्लीट्स हर दिन पेट्रोल करती थी, क्योंकि उनके लिए यह जमीन एक रहस्य भी थी और खजाना भी। स्काई से नीचे उतरते हुए आप एक विशाल अबिस के अंदर देख सकते हैं,
हजारों मीटर नीचे एक अंधेरी विशाल दुनिया है। वहां के पत्थरों पर एक बड़ा सा गुंबद बना है और उसके ऊपर डार्क ब्लू और पर्पल रंग की चमकती चीजें हैं, जैसे छोटे छोटे तारे हों। उसी डोम के नीचे एक बहुत ऊंची क्लिफ पर एक अजीब सा इंसान बैठा है, काले आर्मों में लिपटा हुआ और लंबी पूंछ वाला। वो ऊपर स्काई की तरफ देखता है और फिर अचानक एक भयानक दहाड़ मारता है